हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आशीष पांडे पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सेट्स को डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, सेट पहले इसको जानने से पहले आए जान लेते हैं शुरू कैसे हुआ, खोज किसने किया, फिर इसके बारे में जानेंगे, इसके डिफिनेशन क्लियर करेंगे, फिर इसके कितने टाइप होते हैं, इसको रिविजन कैसे करेंगे, फिर एक एक करके इसके एक्सरसाइज को करते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले देखा जाए, ठीक है दोस्तों, आइए शुरू किया जाए। तो जो सबसे पहले सेट है जो वो एक जर्मन के मैथमेटिक्स से जॉर्ज कैंटर, ये जर्मन के मैथमेटिक्स से जब ये क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज के प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे थे तब सबसे पहले उनको इसके बारे में आइडिया आया, तो इन्होंने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था। उसके बाद तब जाकर के इसका यूज होने लगा। प्यारे दोस्तों, आजकल ऐसी मैथमेटिक्स की कोई ब्रांच नहीं बची है जिसमें सेट का यूज ना होता हो। हम देखें तो सेट में सबसे बड़ी बात तो ये है, जितने भी रिलेशन फंक्शन है, जो कैलकुलस है हमारा, उसका बेस सेट ही है। तो सेट का जो हम यूज करते हैं वो सेट थ्योरी का, वो रिलेशन फंक्शन में, रिलेशन फंक्शन की जो जान कहे तो कोई कम नहीं होगा। रिलेशन एंड फंक्शन इसमें ज्योमेट्री में सीक्वेंसेस में और देखें तो आजकल इसको प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज करते हैं। आज अब आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो जो सेट का यूजेस है वो आपको रीजनिंग और अरिथमेटिक में भी मिलेगा। जैसे परसेंटेज चैप्टर हैं और रीजनिंग के जो काफी सारे चैप्टर हैं जिसमें सेट का यूजेस खूब सारे ढेर सारे मिलते हैं। यदि आगे चल करके आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेट थ्योरी से अगर आप सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सेट होता क्या है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें तो सेट को एक वर्ड में अगर इसका डिफिनेशन समझे तो सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, इस सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। अर्थात ऐसे अगर देखें तो अगर कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन को हम दो प्रकार से समझते हैं कलेक्शन को। ठीक है, कलेक्शन की बात करें, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या, कलेक्शन कई प्रकार से हो सकते हैं। हाँ, तो कलेक्शन को समझे तो दो तरीके से कलेक्शन को समझ सकते हैं। क्या? पहली चीज, कलेक्शन देखें तो कलेक्शन को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है कांस्टेंट कलेक्शन, और दूसरी कलेक्शन देखें तो उसे कह सकते हैं वेरिएबल कलेक्शन। ठीक है, कांस्टेंट कलेक्शन और वेरिएबल कलेक्शन का क्या मतलब है? जो वेरिएबल कलेक्शन है वो मैन टू मैन वेरी करता रहता है। जैसे हमारा कलेक्शन कुछ और है, आपका कलेक्शन कुछ और है, किसी और पर्सन का कलेक्शन कुछ और है। इसका मतलब ये वेरी करता है मैन टू मैन। ये जो कलेक्शन है ये मैन टू मैन वेरी करता है, और ये जो कांस्टेंट कलेक्शन है ये मैन टू मैन डज नॉट वेरी, ये मैन टू मैन वेरी नहीं करता है, इसलिए इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनका कलेक्शन अगर देखा जाए, नीचे का नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, अगर देखें ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं सबका कलेक्शन करें। जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए हम स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट आप हैं, कोई थर्ड पर्सन स्टूडेंट है, तो अगर जितने भी हमारे टीचर हैं उनका कलेक्शन बनाए तो जितने भी कलेक्शन हमारे होंगे उतने भी आपके ही होंगे, उतने ही उनके होंगे। मतलब जाहिर सी बात है, जितने टीचर होंगे वो कांस्टेंट होंगे, वो उनका कलेक्शन बदलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ, मेरे कोई बेस्ट 5 टीचर्स का कलेक्शन अगर बनाना हो, बेस्ट 5 टीचर का कलेक्शन बनाना हो, तो मेरे जो टीचर को मैं जो पसंद कर सकता हूँ, हो सकता है आप उनको ना पसंद करें, हो सकता है अगला वाला किसी और को पसंद करें, तो जो उसका बेस्ट अगर बात करें हम, तो वो कलेक्शन होगा जो सबका अलग अलग होगा, मतलब मैन टू मैन वेरी करेगा। और ऐसे कलेक्शन को हम कहते हैं वेरिएबल कलेक्शन कहते हैं। और जो टोटल 8 टीचर्स का कलेक्शन हम बनाए थे उस कलेक्शन को कहेंगे हम कांस्टेंट कलेक्शन कहेंगे।
ऐसे ढेर सारे हर जगह अप्लाई होता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने भी नॉवल लिखे गए हैं, अगर उन सबका कलेक्शन बनाए तो सबका एक ही आएगा, चाहे मैं बनाऊं, चाहे आप बनाए, चाहे कोई व्यक्ति बनाए। अब बात की जाए उनके फेवरेट, जो नहीं ऐसा कहें जो बेस्ट उनके 5 उपन्यास हैं, 5 नॉवेल्स के हैं, तो सबका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आप कुछ गोदान पसंद करते हैं, हो सकता है अगला व्यक्ति उसकी रात पसंद करता हो सकता है अगली व्यक्ति निर्मला पसंद करता हो, तो सबकी बातें अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो वो उस कलेक्शन को कहेंगे वेरिएबल कलेक्शन कहेंगे। लेकिन और जो कांस्टेंट कलेक्शन होगा, जैसे उनकी जितने भी सारे नावल हैं वो कांस्टेंट कलेक्शन है, तो कांस्टेंट कलेक्शन को ही हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा उसी को हम कहेंगे सेट कहेंगे, ठीक है। जिससे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसमें आप बताइए कि सेट क्या है क्या नहीं है। पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। जिससे आप ढेर सारे एग्जांपल रोज आप पाते हैं कलेक्शन की, जैसे और फैमिली मेंबर्स, ये भी तो कलेक्शन ही है। और टीचर्स, माय स्कूल टीचर्स, माय क्लासरूम, मेरे जितने भी स्कूल के स्टूडेंट हैं उन सबका कलेक्शन, ढेर सारे कलेक्शन, जैसे इंडियन आर्मी सोल्जर्स का कलेक्शन, इंडियन नेवी, इंडियन सोल्जर, अब तक जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं उनका कलेक्शन, जितने प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कलेक्शन, करंट टाइम में जितने भी इंडिया के चीफ मिनिस्टर हैं उनका कलेक्शन, तो ढेर सारे कलेक्शन। जैसे अब तक जितने भी करंट में पूरे स्टेट को मिलाकर के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उनका कलेक्शन बनाया जाए तो एक कांस्टेंट कलेक्शन होगा, क्योंकि जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं कोई बदल नहीं सकता। मेरा कलेक्शन होगा वही आपका होगा, वही थर्ड पर्सन का होगा, सबका वही होगा, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनके। लेकिन अगर मैं पूछूं इस समय 5 बेस्ट चीफ मिनिस्टर कितने हैं, अगर उनका कलेक्शन बनाया जाए, हो सकता है सबका अलग हो, कोई दूसरे को पसंद कर सकता है, हो सकता है वो ना पसंद करता, किसी तीसरे को पसंद करता हो, तो ये है वेरिएबल कलेक्शन। तो जो कांस्टेंट कलेक्शन होगा उसी को हम कहेंगे सेट, ठीक है। तो जो सेट की डिफिनेशन निकल आई है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो सेट का जो डिफिनेशन हम लिखेंगे वो सिंपल सा डिफिनेशन है, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसी को हम सेट कहेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं और फिर उससे डिस्कस करता हूं क्या वो सेट है या नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं फिर डिस्कस करते हैं उसके बारे में। पहला एग्जांपल है, इसमें से मैं फोर ऑप्शन लिखता हूं, उसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा सेट है और कौन नहीं है। द कलेक्शन ऑफ all girls in your class दूसरा, the collection of beautiful girls in your class। तीसरा है the collection of intelligent girls in your class। और फोर्थ है the collection of tall girls in your class, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इसमें देखें तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, जो जितने भी लड़के हैं अगर वो इसका कलेक्शन बनाएंगे तो जितने भी लड़कियां होंगी सबका कलेक्शन एक ही आएगा।
किसी का वेरी नहीं करेगा, जितने क्लास में स्टूडेंट हैं सबका एक ही तो आएगा, जितने भी गर्ल्स हैं। लेकिन अगर ऐसे कहूँ द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, तो किसी को कोई अच्छा लगता हो, किसी को कोई दूसरा अच्छा लगता हो, तो सबकी बातें आप नहीं समझ सकते, सबका कलेक्शन एक नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखें तो ब्यूटीफुल गर्ल्स ये जो है हमारा सेट नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट कलेक्शन की बात नहीं करता है। दूसरी वाली बात है तीसरी, इंटेलिजेंट गर्ल्स इन योर क्लास। आप किसी और को आप किसी को थोड़ी दे सकते हैं कि ये सबसे अच्छा इंटेलिजेंट गर्ल है, कोई दूसरा होगा, किसी के नज़र में कोई दूसरा होगा, किसी तीसरे के नज़र में कोई दूसरा होगा। तो ये भी जो है हमारा वेरिएबल कलेक्शन है, कांस्टेंट कलेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये सेट नहीं है। जो फोर्थ है इसमें भी लिखा है टॉल गर्ल्स। अभी कोई पैमाना नहीं है कि किसको हम मान रहे हैं टॉल किसको नहीं, किसी का रेंज थोड़ी ना कि किसको टॉल कहेंगे किसको छोटा कहेंगे, सबका अपना अपना अलग पैमाने से कोई देखेगा, इसलिए किसी को कह नहीं सकते ये टॉल है या ये टॉल नहीं है, ठीक है। तो इससे ये भी हमारा जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। पहला वाला है ऑल गर्ल्स की बात कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है सेट है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल मिल सकते हैं जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपकी बुक के एक्सरसाइज में है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। आगे आप देखते हैं इस सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन सेट, representation of a set। यार दोस्तों ढेर सारे सेट हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू क्या है, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट है। ऐसे मैथ में भी काफी सारे वो हमको मिल जाते हैं, काफी सारे कलेक्शन मिल जाते हैं, जैसे प्राइम नंबर का कलेक्शन, ऑड नंबर का कलेक्शन, इवन नंबर का कलेक्शन, रियल नंबर का कलेक्शन। तो ढेर सारे नंबर्स मिल जाते हैं जिनका कलेक्शन के हम लोग रोज डेली डिस्कस करते हैं। तो क्या करते हैं, जो सेट होता है सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंग्लिश में कैपिटल लेटर होता है उससे। कोई सेट होगा उसका जो नेम करेंगे हम वो कैपिटल लेटर से करेंगे, ठीक है। ए से करेंगे, बी से करते हैं, सी से करते हैं, या एक्स से करेंगे, वाई से करेंगे, जेड से करेंगे, पी क्यू आर, कोई भी होगा वो कैपिटल लेटर ही होगा, ठीक है। जो उसका सेट का नेम होगा, नेम ऑफ सेट जो होगा, नेम ऑफ सेट होगा, जो सेट की नेमिंग करेंगे वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में करेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर में। और जो एलिमेंट होंगे सेट के जो उसके अंदर आएंगे उसको हम एलिमेंट को, एलिमेंट्स ऑफ सेट को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर में, ठीक है। जो सेट होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबको हमेशा किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर पुट करके और एक कॉमा से सेपरेट कर करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा कोई सेट हो गया, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो क्या करते हैं जो सेट का नेम होगा उससे हमेशा कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे उनको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जितने भी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनको कामा से सेपरेट कर करके इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा सेट, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि आगे चलिए आगे डिस्कस किया जाए फिर जो सेट है उसको कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बोले तो दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन कौन सा। जो सेट होता है उसे हम दो टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू टाइप्स। पहला मेथड, पहले मेथड को कहते हैं हम रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, ठीक है। या इसी को टेबलर मेथड भी कहीं भी मिलता है, इसका नेम टेबलर मेथड। और जो दूसरा मेथड होता है इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। आइए अब इसको देखा जाए रोस्टर मेथड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों जो हमारा रोस्टर मेथड होता है, रोस्टर मेथड, पहला रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड में
हम जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं, उसको हम कामा से सेपरेट कर करके उसे कर्ली ब्रैकेट में लिस्टेड कर देते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी एलिमेंट आएंगे उसको हम लिस्टेड कर देंगे इस ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में। अगर कर्ली ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे, जैसे सेट ऑफ आर वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या आते हैं, ए आता है, ई आते हैं, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। इसे कामा से सेपरेट करके अगर कर्ली ब्रैकेट में हम लिख दें, लिस्टेड कर दें, तो ऐसे मेथड को कहते हैं हम रोस्टर मेथड कहते हैं। ठीक है, अब ढेर सारे इंग्लिश में आ सकते हैं, जैसे प्राइम नंबर आ सकता है, ऑड नंबर आ सकता है, इवन नंबर आ सकता है, रेशनल नंबर आ सकता है। जैसे हम कहें 10 से देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर which is लेस देन 10। 10 से कम जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उनका सेट क्या होगा, उसको ऐसे लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 10 से लेस हो गया, इनको कामा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में रख दें, इसे कहते हैं रोस्टर मेथड। ठीक है, ऐसे ही होता है, ढेर सारे हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई आपका सेट हो गया ए, ये कोई सेट हो गया बी, इसमें 500 यूनिट के सेट हो गए, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन, फिर पी हो जाएगा, फिर क्यू, फिर आर एस टी, यू नहीं आएगा, वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स वाई और फिर। ठीक है, ये हैं आपके कॉन्सोनेंट के सेट जितने हो गए। अब बात आती है रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड हो गया, अब आता है दूसरा जो मेथड है उसे कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, जो सेकंड मेथड है हमारा रिप्रेजेंट करने का, उसे कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। ठीक, सेट बिल्डर मेथड में इसमें थोड़ा एक बात और बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि इसमें है, ऐसे ढेर सारे कुछ हैं जिनका यूनिक, जिसमें रोस्टर मेथड में कुछ मैथमेटिक्स में हमारे ऐसे भी कलेक्शन है जिनका हम ढेर सारे यूज करते रहते हैं। पहले उनके बारे में बताते हैं। जैसे एक होता है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम यन से डिनोट करते हैं। यन का मतलब क्या है, ऑल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर जितने होते हैं सब नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर होते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसके सेट को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एस। ठीक है, ऐसे ही एक होता है जेड होता है, तो जेड को कहते हैं सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये माइनस में भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और प्लस भी होते हैं। कैसे, -3 -2 -1 0, इसके इधर भी जितने भी नंबर होंगे और इधर 1 2 3 4 ये सभी नंबर हैं, इन्हें कहेंगे इंटीजर्स। तो इसको डिनोट करते हैं किससे, जेड से। जितने भी इंटीजर्स होंगे उनका अगर सेट बनाएंगे हम तो उसे क्या कहेंगे, जेड कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक नंबर और होता है, क्या, ऐसे ही होता है क्यू। क्यू क्या है, ऑल द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ऑल द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के जितने भी सेट होंगे उसे क्या करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। रेशनल नंबर के अंदर आप जानते ही हैं इंटीजर भी आता है, नेचुरल नंबर होता है, इसको भी क्योंकि हम रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 3 है जिसके नीचे 1 कर दें तो रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर जितने भी होंगे उसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। फिर आता है एक आर को हम कहते हैं रियल नंबर, ऑल द सेट ऑफ
रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर के सेट को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। ये रियल नंबर के सेट को क्या कहेंगे, आर कहेंगे, ठीक है। ये जो कॉमन सेट है जो कि मैथमेटिक्स में बार बार यूज होता रहता है, इसलिए हमने इसको बताया, ठीक है। आइए एक बात और है जो सीख लिया जाए इसमें इसी समय। यार दोस्तों दो चीजें हैं, अगर रोस्टर मेथड में लिख रहे हैं तो दो चीजें का हम हमेशा याद रखते हैं। क्या, पहली बात क्या है, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आए हैं उनका रिपीटेशन नहीं करते हैं। एलिमेंट पर नोट फाइंड क्या है, नोट फाइंड फर्स्ट elements in the set is not repeated. इसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि ये है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगर इसका सेट हम बनाना चाहें ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, तो इसका सेट क्या बनाएंगे हम, जितने भी एलिमेंट हैं टी है, टी लिख देंगे, कामा, फिर आर है, आर को भी लिखेंगे, फिर कामा, आई है, आई को फिर लिखेंगे, फिर कामा, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब फिर जो ओ आया इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। एक लेटर यदि एक बार आ गया इसके अंदर फिर दोबारा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर यम है, यम को लिख दिया, फिर ई है, ई को लिखा, फिर टी आ गया ना। अब टी देखा हमने एक बार लिख चुके हैं, फिर दोबारा इसको नहीं लिखेंगे। आर है, आर को एक बार लिखेंगे फिर नहीं लिखेंगे, वाई नहीं लिखे इसको लिखेंगे। तो इसमें क्या है, सेट के अंदर हम एक एलिमेंट को फिर बार बार रिपीट नहीं करते हैं, एक बार लिखा तो फिर उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सेट में नोट पॉइंट ये रखना है कि एलिमेंट को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर एलिमेंट को हम ऑर्डर उसका चेंज कर दे फिर भी कोई मैटर नहीं करता है। जैसे अगर वावेल्स का जो हमारा सेट है, दूसरा पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि वावेल्स का हम सेट बनाए ए ई आई ओ यू, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नॉट इंपॉर्टेंट, इसको कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इमैटेरियल, मतलब मैटर नहीं करता है अगर उसको ऑर्डर को चेंज कर दे। जैसे जैसे ये है हमारा बी, कोई सेट वावेल्स है, इन इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल्स का जो सेट, वावेल्स का जो कलेक्शन है उसको हमने सेट बनाया है। वो क्या है, ए ई आई ओ यू है, ठीक है। इसीलिए अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दे, हम किसी को भी आगे पीछे लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैटर नहीं करता है। जैसे ई को पहले लिखें, ए को लिखें, फिर ओ को लिखें, आई को लिखें, यू को लिखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर दो सेट दिया है आपके पास, जैसे एक सेट ये है, इसके नंबर है 1 2 3, एक दूसरा सेट है इसमें है 3 1 और 2, पूछे क्या दोनों इक्वल है तो कह देंगे इक्वल है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो कलेक्शन बनना चाहिए बस, उस कलेक्शन को किसको आगे पीछे रखें वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसमें ये कलेक्शन ये दोनों है तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एक बात और है, इसको शो कैसे करेंगे, जैसे अगर हम कहें जो ए है, ए इस सेट बी का बी से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो इसे ऐसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ए जो है सेट बी में है, और दूसरी बात बी इसमें नहीं है, बी does not belongs to B,
सेट वी से, ठीक है। ए बिलोंग करता है और बी नहीं करता है, तो इस बिलोंग्स टू और इस डजंट बिलोंग टू को हम एक सिंबल से, ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन, इससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन, इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है। अगर बिलोंग कर रहा है इसे ऐसे शो कर देते हैं ए एप्सिलॉन बी, इसे पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू बी, और ये बिलोंग नहीं करता है इसे वी लिख करके इसको कट कर देते हैं, ए डजंट बिलोंग टू बी पढ़ते हैं इसको, इसको रीड करेंगे ए बिलोंग्स टू बी, इसको कहेंगे ए डजंट बिलोंग टू बी, ठीक है। इतनी बातें थी, ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि फर्स्ट रिप्रेजेंट करने का फर्स्ट तरीका, फर्स्ट टाइप क्या था, रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड या टेबलर मेथड, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्पल में देता है या क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में पूछता है कि जो दिए गए हैं किसी सेट में दिया रहता है उसको कहते हैं लिस्टेड कीजिए आप, तो जब लिस्टेड करने की बात आएगी तो हमेशा हम रोस्टर मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। आइए अब जो इसका सेकंड मेथड है उसे हम करते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या है, जो इसका सेकंड मेथड है वो सेट बिल्डर मेथड। सेकंड मेथड सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड में क्या है, जितने भी, जैसे हम मान लीजिए कोई सेट बना रहे हैं, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं उस एलिमेंट में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कभी दुकान पे गए हैं और उस दुकान में मान लीजिए साफ बुक सापे गए हैं, उसमें जितने भी उस लाइब्रेरी में बुक रहेंगे उसमें कॉमन प्रॉपर्टी से बुक रखी जाती है। अब कॉमन प्रॉपर्टी अपने अपने हिसाब से सबकी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए एक बुक, एक लाइन में सब मैथ की बुकें रखी हैं, फिर दूसरी लाइन में फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर ऐसे सब रखे गए हैं। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि एक लाइन में एक ही सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी और हो सकती है, जैसे कहीं आप गए होंगे दुकान में देखे होंगे सेल लगे होते हैं, जैसे 100 रुपए के जितने भी जूते होते हैं सब एक लाइन में, 200 की अलग लाइन में, 300 की अलग लाइन में। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी सबकी अपनी अपनी होती है। यह हो सकता है एक लाइन में सभी एक एक नंबर के जूते रखे हों, दूसरे लाइन में 2 नंबर की, तीसरी लाइन में 3 नंबर की, या 10 नंबर की, 9 नंबर की। तो सब एक कॉमन प्रॉपर्टी, सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी रहता है जिसके हिसाब से सेट बनता है। तो सेट जिस कॉमन प्रॉपर्टी से बनता है अगर उसी कॉमन प्रॉपर्टी को लिख दें तो हमारा सेट बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में आपने देखा, सेट बिल्डर फॉर्म में करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट रखे गए थे उन सब में कॉमन प्रॉपर्टी रहती है। वो कॉमन प्रॉपर्टी सबकी सेम रहती है। उस कॉमन प्रॉपर्टी को देखें तो उसके एलिमेंट के बाहर, मतलब उस सेट के बाहर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसमें वो कॉमन प्रॉपर्टी हो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कोई सेट है आपका, अभी अभी जो हमने डिस्कस किया, A E I O U, इतने एलिमेंट लिखे गए हैं। इन सभी का कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इन सभी का कॉमन प्रॉपर्टी देखें, ये सभी वावेल्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स हैं। तो इन सब का कॉमन प्रॉपर्टी एक ही है, मतलब ए भी वावेल्स है, बी भी, ए ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है। तो बताइए अगर ये वावेल हैं तो क्या इसके बाहर कोई ऐसा एलिमेंट है जो वावेल होगा? नहीं। क्या बी होगा, सी होगा, कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई अल्फाबेट और इंग्लिश का नहीं मिलेगा जो कि वावेल हो। मतलब ये कॉमन प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, इस कॉमन प्रॉपर्टी इस 5 एलिमेंट की ही बात करेगा और किसी की बात नहीं करेगा। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है उससे क्या कहते हैं, सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टी को लिख दें तो हो जाता है सेट बिल्डर मेथड, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे हमने क्या किया, वी है तो वी ही रहेगा, इधर करली ब्रैकेट है करली ब्रैकेट ही रहेगा, बशर्ते इसमें सभी एलिमेंट को लिस्टेड किया जाता था, इसमें सभी एलिमेंट को लिस्टेड नहीं किया जाएगा। इसमें क्या करेंगे, सभी एलिमेंट को हम मान लेते हैं यक्स, और फिर यक्स के बाद कॉलन देते हैं, इसे सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। इसको रीड करेंगे सच दैट, सच दैट, ठीक है। तो सच दैट, अब यक्स के बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्शन कॉमन प्रॉपर्टी है वही यहां लिख दें, फिर इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो इस मेथड को कहेंगे हम सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। अब जितने भी
सेट होंगे हमारे पास, सबकी कॉमन प्रॉपर्टी अपनी अलग अलग होगी, उसी कॉमन प्रॉपर्टी को यहाँ पे बता दें। मतलब यहाँ पे हम उतनी जानकारी दे दें जिससे जितने भी इसके अंदर एलिमेंट हैं सबकी बात हो जाए। और पहली बात दो ध्यान रखेंगे, जानकारी उतनी देनी है जिससे इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं सबकी बात हो जाए, और दूसरी बात उतनी ही जानकारी देनी है जिसकी इसके साथ साथ किसी बाहर की भी बात ना हो। मतलब इतनी की बात हो, इसके बाहर की भी किसी की बात ना हो, उतनी जानकारी देनी है। आधी अधूरी अगर जानकारी, मान लीजिए इतनी जानकारी दे दे कि इसके अंदर जितने भी है सबकी बात हो जाए, लेकिन उस जानकारी के अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर किसी और एलिमेंट की भी बात अगर हो रही है, तब वो आपको जो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी, वो सेट बिल्डर मेथड रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखकर चलना है कि जितनी है हमारी आवश्यकता उतनी पूरी हो जाए, अधिक भी ना हो, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यक्स इज सच दैट वेयर, यक्स लिखेंगे सच दैट यक्स इज a vowel, x is a vowel in English alphabet। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए ये हम दूसरा लिख रहे हैं, एक सेट हमने और दिया, तो मान लीजिए कोई सेट है ए, इसके अंदर हमने लिखा 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इतने लिखा। अब इसको अगर हम इस सेट बिल्डर मेथड में दिखाना चाहे इस सेट को, ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एक पहला कर्ली ब्रैकेट भी लगाएंगे और यक्स भी लिखेंगे, सच दैट लिखेंगे, इतनी बातें कॉमन रहेंगी। फिर यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसका, वो खोज कर लिखा जाए। तो प्यारे दोस्तों अगर देखा जाए ये है 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर दिख रहा है। ठीक है ना। अगर हम लिख दें ये जो सेट दिया गया सेट है ये यक्स है, यक्स इज ए इवन नंबर, यक्स इज ए इवन नंबर, तो हम तो जितना लिखे ये प्रॉपर्टी लिखे, इससे एक बात क्लियर हो गई कि इसके अंदर जितने भी हैं सब इस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन एक बात देखिए, 12 इस सेट के अंदर है नहीं, लेकिन 12 भी तो इवन नंबर है, तो वो भी इसमें ही चला आएगा। तो क्या करते हैं इसके लिए यहाँ पर बाउंडेशन लगा देते हैं, क्या कि यक्स इज लेस देन 10 या लेस देन 12, लेस देन या इक्वल टू 10 लिख दीजिए, या सिर्फ लिख दीजिए यक्स इज लेस देन 12। तो इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई। मतलब यक्स इवन नंबर है और यक्स 10 के इक्वल है, और उससे छोटे जितने भी इवन नंबर होंगे, 10 से छोटे हो, 10 से लेस हो और 10 के इक्वल हो, जितने भी इवन नंबर होंगे वो इस सेट में आएंगे, तभी 12 की बात नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको पूरी बात देते हैं कि जितना ये हो जाए, इसके बाहर के भी ना आए, वो सेट बिल्डर मेथड हमारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको एक तरीके से और भी छोटा तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 2n। ठीक है, यहां लिख दें यक्स इज इक्वल टू 2n और n इज लेस देन, और n इज इक्वल टू, n इज लेस देन, यहां लिख दीजिए n इज लेस देन 5 या 2, ये 5 तक गया था ना, लेस देन और इक्वल टू ऐसे लिख दीजिए, लेस देन और इक्वल टू 5, तभी ये वही बात करेगा। मतलब यहाँ 1 से लेकर के 5 तक वैल्यू रखेंगे तो 2 का इंटू हो करके आपका इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और है, मान लीजिए कोई सेट बी है और इसके अंदर है 1 फिर 4 फिर यहाँ हम लिख दिए 9 फिर 16 फिर 25, ये सेट है। इस सेट में देखें तो जो नेचुरल नंबर है हमारा 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, b इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, जो यक्स है वो n स्क्वायर है, और n क्या करता है, n इज लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब जो नेचुरल नंबर होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, ये n से, ये n जो है ऐसे लिख दीजिए, n बिलोंग्स टू n, मतलब n मतलब नेचुरल नंबर और n इज लेस देन और इक्वल टू 5 से लेस होना चाहिए, और यह कैपिटल N 5 से लेस होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए, उसका स्क्वायर कर देंगे तो इस सेट के अंदर आ जाएगा। तो इससे हमारा बन जाएगा सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो हमने दो मेथड से सेट को रिप्रेजेंट करना सीखा, एक रोस्टर मेथड या जैसे टेबलर मेथड भी कहेंगे, और एक सेट बिल्डर मेथड।
तो जो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, अगर इतनी चीजें हैं उससे वो क्लियर हो जाएगी, आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगले जब वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लासेस यहीं तक रखते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।